हेलो बच्चों, वेलकम टू सिविल संग्राम। मैं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर ब्रिजेश प्रभाकर आपके साथ। बच्चों, जो वादा हमने आपसे किया था उसको निभाने के लिए हम आपके समक्ष आ चुके हैं। बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि मैं पीटी प्लस मेंस फाउंडेशन बैच लाऊंगा और उसमें मैं स्वयं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगा। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं आप लोग के लिए अपना फर्स्ट लेक्चर इकोनॉमिक्स का लाकर रख दिया हूं। बच्चे, ये हमारा जो लेक्चर है वो मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को ये यूट्यूब चैनल पे, सिविल संग्राम का यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा। सो आज का लेक्चर हम लोग इकोनॉमिक्स से शुरू करने जा रहे हैं। भाई, इकोनॉमिक्स है क्या? क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग? वाई इट इज नेसेसरी टू रीड इकोनॉमिक्स? इसका सवाल आपको आगे अपकमिंग लेक्चर में मिलेगा। पहला ही सवाल होगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? उसके बाद हम लोग फर्दर मूव करेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने तरह के हैं, अर्थव्यवस्था कितने तरह की है, अर्थशास्त्र कितने तरह की है। उसके बाद पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत सारे बच्चों को कॉन्फ्यूजन होता है इन दोनों टर्म्स में। ये दोनों टर्म्स को हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद आएंगे बाबू हम लोग क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल, जो कि हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे जितने भी थिंकर्स हुए वो किस तरह से अपने व्यूज रखें इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, वो हम लोग देखेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा और आता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र है क्या? पहला बात। और ये होता होगा कि व्हाई हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते क्यों हैं? व्हाई इट इज नेसेसरी टू रीड इकोनॉमिक्स? व्हाई इट इज नेसेसरी टू रीड इंडियन इकोनॉमी? व्हाई इट इज नेसेसरी टू रीड इकोनॉमी ऑफ एनी पार्ट ऑफ एनी कंट्री? किसी देश का इकोनॉमी क्यों पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए? तो भाई, एक बात आपको बता दें कि जिंदगी में हर एक चीज की लिमिट है और वो हम लोग के पास लिमिटलेस नहीं है। हर एक सामान की क्या है, लिमिट है, वो क्षमता है, उतना ही आपके पास अवेलेबल है। लेकिन हम लोग की चाहत क्या है? बहुत है, बहुत, और ही मिल जाए, और ही मिल जाए, हाय धन वाली स्थिति है। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए और पूर्ति करने के लिए कौन काम आएगा? तो इकोनॉमिक्स काम आएगा। तो क्या कहा बच्चा मैंने कहा कि लिमिटेड रिसोर्स है हम लोग के पास, बट लिमिटेड रिसोर्स है हम लोग के पास, लेकिन हम लोग का वांट्स क्या है, चाहत क्या है? चाहत जो है अनलिमिटेड है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उस जो अनलिमिटेड चाहत है उसकी, उसको जो लिमिटेड वे में, उसको जो लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं उसको कनकर करने के लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं? हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। जो चीज जो है स्टडी ऑफ स्कार रिसोर्सेज, जिसकी कमी है, लिमिटेड इन नेचर है, उसको हम लोग मैनेज करते हैं बाय द वे, बाय द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़कर, इसके हम लोग साइंटिफिकली इसके मैकेनिज्म को पढ़कर हम लोग उसको मैनेज करते हैं और उसको हम लोग रखते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? अल्टरनेट यूजेस। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझाते हैं। क्या एक एग्जाम्पल है? एक खेत है भाई, कितना? चलो 2 बीघा खेत है, चलो 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर खेत है। किसी एक इंसान का, किसी एक किसान का, सॉरी, किसी किसान का एक खेत है, उसके 4 पुत्र। चारों पुत्र की डिजायर बहुत बड़ी बड़ी है कि इस खेत से हम क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपए भी कमाएंगे। इस खेत पर हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री भी लगाएंगे, हम इंडस्ट्री भी इस खेत पे लगाएं, इससे 1 करोड़ रुपए भी कमाएं। यानी वांट्स देख रहे हो आप?
अब देखो वांट्स कितना है, बहुत ज्यादा है, बट रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड। रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो इसी को मैनेज करने के लिए, इसी को एक वे में लाने के लिए हम लोग किसको पढ़ाई करते हैं, इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करते हैं। अब आते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, ये अगर हम इकोनॉमिक्स को देखें तो उसमें क्या क्या फंडे हैं, वो थोड़ी सी ये पॉइंट में आपको क्लियर होगी और आगे नेक्स्ट स्लाइड में और भी क्लियर होगा। पहला बात देखते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक गतिविधि, यानी इकोनॉमी चलता कैसे है। तो पहला बात, प्रोडक्शन, यानी कोई उत्पादक होगा, कुछ उत्पाद करेगा, कोई प्रोड्यूसर होगा जो उत्पाद करेगा, और उसमें क्या है, उसको किन किन चीजों की जरूरत है। ये 4 पॉइंट को समझने से पहले आपको मैं एक बात बताता हूं। अगर आप किसी एक चाय की दुकान खोलना चाहते हो, अगर तुम्हारे मन में इच्छा आया मेरे भाई कि एक चाय की दुकान खोला जाए, तो उस चाय की दुकान खोलने के लिए पहला चीज आप क्या सोचोगे, क्या सोचोगे, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहला चीज लैंड, जमीन होना चाहिए, है ना। किसी ठिकाने पर दुकान खोलोगे, ऐसा नहीं है कि कहीं भी खोल दिए, और कहीं भी खोलेंगे तो वो एक जमीन होगा, आसमान में चाय खुलेगा नहीं चाय की दुकान। दूसरा, लेबर, जो आपको श्रम लगेगा, कुछ मजदूर चाहिए, चाहे तो आप स्वयं हो या आपके फैमिली मेंबर से हो, फ्रेंड्स हो, लेकिन वो क्या होंगे, लेबर होंगे। और क्या होंगे, कैपिटल, कुछ कैपिटल लगेगा आपको, कुछ धन लगेगा, कुछ पैसा लगेगा। एक चाय की दुकान के बारे में सोचो, एक चाय की दुकान खोलना है, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, एंड फोर्थ इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कोई एक मालिकाना हक होगा, आपका एक मालिक होगा। तो बाबू इन सब चीज को मद्देनजर, ये सब चारों पॉइंट जो है वो किसके लिए है, एक प्रोड्यूसर के लिए है। जो प्रोड्यूस करता है वो क्या चाहता है, वो और सिर्फ वो क्या चाहता है, वो एक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहता है, यानी ये क्या चाहता है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट चाहता है। अब दूसरा, हम और आप कंज्यूमर हैं, हम क्या देंगे, हम टाइम और मनी देंगे। चाय की दुकान पर जाएंगे तो क्या जाएंगे, अपना समय लेकर जाएंगे, और क्या लेकर जाएंगे, 10 रुपया लेकर जाएंगे, 12 रुपया लेकर के जाएंगे, ठीक है। 10-12 रुपया लेकर चाय पे गए तो क्या गए, टाइम लेकर गए और मनी लेकर गए। हम लोग क्या चाहते हैं, व्हाट इज आवर डिजायर, हम लोग का क्या डिजायर है, तो भैया हम लोग का डिजायर क्या है, वो है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। एक प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनरशिप लगा करके उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और एक कंज्यूमर को टाइम एंड मनी लगा करके क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि चाहिए। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। थर्ड थर्ड पोर्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए और एक ट्रेड चाहिए। एक मान लीजिए आप क्या हो, गांव गांव में देखते हैं हम लोग, फेरी वाला होता है। फेरी वाला क्या करता है, सामान रखता है और क्या कहां ढूंढता है, मार्केट ढूंढता है। छोटी सी एग्जांपल, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो, या एक तरह से वो सेलर है, तो उसको क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए, उसको एक एक स्टैब्लिश मार्केट चाहिए। वहां एक लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, एक बाजार हो सकता है। तो अब बाबू नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है बाबू, बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, एक्चुअल डेटा एंड फैक्ट्स, यानी जो तथ्य हैं उस पे बेस्ड है, एक्चुअल डेटा एंड फैक्ट्स पे बेस्ड है। जैसे कि कोई डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जो डेटा ऑलरेडी रिटेन है उस पे है, यानी ये बात करता है क्या था, क्या है और क्या होगा। बात को ध्यान से समझिएगा, कोई भी अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बात कर रहा है, इसका मतलब कि वो फैक्ट पे बात कर रहा है, वो डेटा पे बात कर रहा है, उसके पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर बात कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, बजट, जो बजट होता है हमारा, इसमें क्या है, फैक्ट है, डेटा है। तो संसद में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है डेटा और आंकड़े पर लेकर के।
कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था इनके सरकार में, क्या हो गया इनके सरकार में, और क्या होगा आपके सरकार में। तो क्या है बाबू, हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग डेटा का बात करते हैं। इसमें पॉजिटिविटी है क्योंकि इसमें डेटा है, संख्या है। और नॉर्मेटिव में क्या होता है, ओपिनियन एंड सजेशन। अगर मेरे भैया यहां पर बजट में दिखा दिया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पिछले साल से बहुत बढ़ गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 है, किसी स्टेट के 100 पॉपुलेशन है जिसमें 15 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये हमारे पास डेटा हो गया। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात हो गई। तो अगर हम इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करें। ओपिनियन देंगे हम लोग, सजेशन देंगे, कैसे, क्या होना चाहिए, क्या होगा जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो, कम हो जाए और लोगों को रोजगार मिले। तो इनमें जैसे मनरेगा जैसे हम लोग ये ला सकते हैं, ऐसे हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स का एग्जाम्पल इसमें रख सकते हैं। ऐसे ही सजेशंस मिला होगा और मनरेगा आया होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मेटिव है जिसमें हमें क्या मिलता है, हमें ओपिनियन और सजेशन मिलता है। जब हल्ला हुआ होगा अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, तो उस तरह से हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं इस तरह का एग्जाम्पल। बट इसका हिस्ट्री में बैकग्राउंड कुछ और है मनरेगा का। अब आते हैं बाबू सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या, जो कि हमने आपको बता दिया कि बच्चा इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ स्कार रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज जो हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे नेचर में लिमिटेड है, जिनका लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम लोग अपने अनलिमिटेड वांट में, उस डिजायर में फिट करें, वो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो बाबू ये इकोनॉमिक्स कितने तरह के हैं बाबू, इकोनॉमिक्स हो गए दो तरह के, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो तरह के इकोनॉमिक्स है हमको। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, व्यष्टि, और इसको समष्टि बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, अब देखते हैं भैया, यहां पर देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। हम लोग देखते आ रहे हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा सा होता है, माइक्रो उसी चीज को है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और ये छोटा है तो यानी क्या हो गया, अकेला। अकेला हो गया मतलब इंडिविजुअल। देखो यही वर्ड में ही सब कुछ छिपा है, इस वर्ड से बाहर नहीं जाना हमको। ये जो इसका वर्ड है उसी में है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, यूनिट, अकेला, बहुत छोटा। उसी का मतलब क्या है, इंडिविजुअल यूनिट। अब इसमें देखते हैं ये मैक्रो क्या है बाबू, लार्ज लेवल, लार्ज लेवल पे काम करता है। मैक्रो जो है ये लार्ज लेवल, जब माइक्रो छोटा हुआ तो मैक्रो क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी अगर माइक्रो का बात करें तो माइक्रो का सिर्फ इंडिविजुअल यानी अकेला होता है, इंडिविजुअल होता है। और ये मैक्रो जो होता है वो लार्ज लेवल पे होता है। अब आते हैं बाबू, इसमें क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्सेस हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं, ये प्राइस थ्योरी पे काम करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्राइस थ्योरी पे काम करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। और इसमें हम लोग थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। तो मेरे बच्चे इस चीज को ध्यान देना है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इंडिविजुअल यूनिट पे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, प्राइस थ्योरी पे काम करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो होल यानी पूरे लार्ज लेवल पे काम करता है। और ये एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, ये एक प्लेस का डिमांड एंड सप्लाई हो सकता है थोड़ा सा, बट वो एग्रीगेट है, माइक्रो है, मतलब पूरे बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे। जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तब हम लोग किसको काउंट करते हैं, जब हम लोग किसको पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा सा बात है बाबू, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों सेम नहीं है।
हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स एक ही है, बट ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या है बच्चा? ये सब्जेक्ट है, ये एक विषय है, और ये क्या है? ये एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्लास में पढ़ लिए और उसको जाकर के लैब में केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसी तरह समझिए इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक थ्योरी है, एक थ्योरी है जिसमें हम लोग क्या करें। अभी हम लोगों ने देखा ना, कितने सारे हम लोग पैरामीटर्स देखें, उसी तरह के इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ाई करते हैं। बस इतना समझो आप लोग, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिस पढ़ाई को हम लोग उपयोग करते हैं वो थ्योरी में। जितना पढ़े उसको अप्लाइड कर दें, ये अप्लाइड होता है, ये अप्लाइड होता है। किसका? इस थ्योरी का एप्लीकेशन है जिसमें इकोनॉमी में। ये क्या होता है बाबू? इसमें हम एक बात बोल सकते हैं, इफिशिएंट, जो ये क्या करता है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बात करता है। माइक्रो इकोनॉमी इसमें, सॉरी, इकोनॉमिक्स में इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को, हमने स्टार्टिंग लेक्चर में ही देखा था कि रिसोर्सेज को, हम लोग के रिसोर्सेज क्या है, बहुत लिमिटेड है, उसका ही यूटिलाइजेशन किस तरह से इफिशिएंटली यूटिलाइज करना, यानी गुणवत्ता के साथ यूटिलाइज करना। ना कि हमारे पास क्या है, बंदर को दे दो आटा, बंदर को आटा दे दोगे तो क्या करेगा? छींट छांट देगा, रोटी तो नहीं बना लेगा। यानी हम लोग को रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, इसलिए हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और इकोनॉमी में क्या है बाबू, हम लोग इसमें कौन सा फोर्सेज आते हैं? वही कंजप्शन, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, यही तीन बात आता है किसमें? इकोनॉमी में। तो ये हम लोग इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देख लिए। अब आता है बाबू सबसे, जो हमने आपको लास्ट में बताया था कि क्लासिकल थ्योरी। जो क्लासिकल थ्योरी कहने का मतलब है कि हमारे एंशिएंट में, एंशिएंट कहने का मतलब ये नहीं कि चले जाओ आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट यानी हमसे पहले, हमसे पूर्व जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने क्या क्या अपनी थ्योरी दिया है इकोनॉमिक्स में, क्या क्या थ्योरी रखा है इकोनॉमिक्स में। तो पहले आते हैं बाबू फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी है। इन्होंने क्या कहा? सबसे बड़ा बात, इन्होंने क्या कहा कि एक बायर और सेलर के बीच में कोडियल रिलेशन होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। नो गवर्नमेंट शुड बी बिटवीन द बायर एंड सेलर। अगर कोई वर्कर वर्क करना चाहता है तो उसको काम मिलेगा और फैक्ट्री फुल कैपेसिटी में रन करेगी। कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट को इंटरवीन करने का, कोई जरूरी नहीं है इकोनॉमिक्स को इकोनॉमी पॉलिसी आकर बनाने का। ये एडम स्मिथ का कहना है, ये उन साहब का कहना है कि किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल नहीं है। अगर लोग इच्छुक हैं काम करने के लिए तो फैक्ट्री फुल रन चलेगी, वर्क उनको मिलते रहेगा। तो और बायर और सेलर के बीच में, जो खरीदरा और विक्रेता जो करते हैं, उनके बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन रहेगा। तो ये उनका कहना था। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, इनको क्या कहना है कि कोडियल रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर, जो खरीदार, खरीदने वाले और विक्रेता, उनके बीच में क्या है? कोडियल रिलेशनशिप है। और नो नीड ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार की किसी भी नीतियों की जरूरत नहीं है। इसी को क्या कहा जाता है बाबू? फ्री मार्केट इकोनॉमी। और एक टर्म दिया जाता है लेसेस फेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब क्या इन्होंने कहा बाबू कि गवर्नमेंट को जो होना चाहिए, जो सरकार जो होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, सरकार को क्या होनी चाहिए? सरकार को सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों में
ध्यान देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड इन 3 फंक्शन। क्या क्या है बच्चा? पहला क्या है? प्रोटेक्टिंग द नेशनल बाउंड्री, यानी जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए? देश की बाउंड्री की सुरक्षा करनी चाहिए। उसके अलावा उनको सिविल लॉज जो है, कैसे कानून चलता है, कैसे डकैती चोरी डकैती ना हो, पब्लिक वर्क में काम करें, जैसे नली नाला बनवाए, रोड बनवाए, चोरी डकैती देखे, सिविल लॉज देखे, लड़ाई झगड़ा डिवोर्स मैरिज ये सब के केसेस देखे। सरकार को इकोनॉमी में इंटर नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। ये कह रहे हैं, यही हमारे क्लासिकल थिंकर हैं, जिनको हमने कहा कि हमारे एंशिएंट थिंकर हैं, हमसे पहले के थिंकर हैं, जो ये सारी बातें कह रहे हैं। तो एडम स्मिथ कह रहे हैं इन्फोर्सिंग सिविल लॉज, शादी ब्याह का मामला देखो, डिवोर्स का मामला देखो, सब यही सब मामला देखो, लड़ाई झगड़ा चोरी डकैती देखो, और पब्लिक वर्क करो, रोड बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। क्या ये सब पढ़ रहे हो तुम इकोनॉमी के चक्कर में? ये कहना चाह रहे हैं बाबू। बट नियति को तो कुछ और मंजूर था। फिर आया ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। 1930 में क्या आया बाबू? ग्रेट डिप्रेशन हुआ, आर्थिक मंदी। उस आर्थिक मंदी में इतना डिमांड गिर गया, डिमांड फॉल्स, डिमांड गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ग्रेट डिप्रेशन जब आया तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया, डिमांड गिर गया। उसके वजह से क्या आ गया? स्टैग्नेशन हो गया, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया, अस्थिरता आ गई। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 1% पर ईयर से घट गया, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गया, लेस देन 1%, लेस देन 1% इन ईयर। देखिए क्या क्या हुआ। आर्थिक मंदी आने से 1930 में ये बातें हो गई, डिमांड गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोग बेरोजगार हो गए, बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब बाबू, जो ग्रोथ रेट है किसी कंट्री का वो 1% से अंदर हो गया। ये सब चीजें हुई। क्या हो गया? मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूएस में मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस आया। फॉल ऑफ आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सब बातें हमने आपको बताया कि ये कांड हुआ। बहुत सारी दुकानें, ग्रेट डिप्रेशन 1930 का अगर किताब आप पढ़ें या कहीं आपने ये कहीं डॉक्यूमेंट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था। फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, फैक्ट्रीज के लेबरर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ब्रेड एक टुकड़े की लड़ाई होने लगी थी, ऐसी इकोनॉमिक स्थिति थी। तो इसके बाद क्या आया बाबू? फिर आता है किनका? जेमकिंस का केंसन थ्योरी। ये अब आते हैं और लाते हैं, क्या लेकर आते हैं? एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिटी, नीड ऑफ गवर्नमेंट, यानी बोलते हैं सरकार को आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में, यानी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो है उनके बीच में सरकार को आना पड़ेगा और इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर, यानी सरकार को आकर के अब, सेंट्रल गवर्नमेंट को आकर के अब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ये कहना पड़ा, उनको करना पड़ा, और इनकी थ्योरी और बहुत प्रचलित हुई, और इनकी थ्योरी पर ही आज हम लोग बहुत सारे मॉडल्स ऑफ देखते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का डिवीजन हुआ और ऐसे अडॉप्ट करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक्स से अलग है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं बच्चा? इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, ये एक सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं थ्योरीज को, और इकोनॉमी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी है। ये बात हम लोगों ने समझा। हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और
मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट पे होता है, और मैक्रो यूनिट जो होता है एग्रीगेट लेवल पे होता है, लार्ज लेवल पे होता है। ये चीज हमने देखा। और हमने क्या देखा कि कैसे एक पॉजिटिव इकोनॉमिक होता है, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। हम एक क्विक रिकैप आपको दे रहे हैं लास्ट 2 मिनट्स में, ताकि आप लोग दिमाग में इस चीज को रखें। और स्टडी ऐसे ही करना है आपको, हर चीज का एक क्विक रिकैप लेना है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि कैसे हम लोग रियल डेटा, फैक्ट एंड फिगर पे बात करते हैं। जैसा कि एग्जांपल हमने देखा कि बजट में हम लोग बात करते हैं कि क्या डेटा एम्प्लॉयमेंट का है, कितने बेरोजगार हैं, ये हमारे पास डेटा है 2022 में कितने थे, 23 में कितने थे, और इस पे हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं, अपना राय देते हैं। जो क्या होता है बाबू, वो हमारा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये हमने देखा। फिर हमने थियरी देखा, कैसे देखा कि एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो हैं, उन्होंने कैसे कहा कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्टिव गवर्नमेंट इन अ इकोनॉमी, द इकोनॉमी मस्ट रन बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में चलना चाहिए, कोई सरकार का नीड नहीं है। सरकार को क्या करना चाहिए, पब्लिक वर्क में काम दो, सिविल अफेयर्स में काम दो, लोगों की वेलफेयर करो, तुम उनके लिए नली नाले बनवाओ, सिविल लॉ मेंटेन करो, चोरी डकैती रोको, तुम्हें मार्केट में आने की जरूरत नहीं है। बट हमने देखा कि कैसे 1930 का डिप्रेशन आया, और उसके बाद कैसे कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद डिमांड कितना रिड्यूस हो गया, और अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा बढ़ गया। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, लेबर से लड़ रहे हैं, मालिक से लड़ रहा है, घर में शॉर्टेज हो गई थी। तो इसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे किन्सन थ्योरी आया। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए और गवर्नमेंट की पॉलिसी आनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हमने प्रॉमिस को निभाया कि मैं आपके साथ यूट्यूब पे लेक्चर लूंगा अपने लाइव क्लासेस के साथ। तो बच्चों, स्टडी वेल और थैंक यू।